So hello बच्चों, today we are going to start with the numericals of work, power and energy. And before we get into that, मेरे से एक दो चीज़ें छूट गई थी जो कि इम्पोर्टेंट थी, लेकिन वो कहानी के फ्लो में मैंने नहीं बताई. So the first thing that I want to tell you is about the verification, theoretical verification of the law of conservation of energy, जिसमें हम लोग ने एक ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर हाइट से नीचे छोड़ा था. तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो ऑब्जेक्ट जहाँ जहाँ पे भी जाता है उसका हम लोग ने टोटल एनर्जी कैलकुलेट किया था. सो वी फाउंड आउट दैट द टोटल एनर्जी थ्रू आउट द जर्नी डाउनवर्ड्स वाज mgh. तो दैट इज हाउ वी गॉट टू नो दैट द टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट. सो नाउ इन दिस हम लोग ये देखेंगे कि अगर उसका मैं एक ग्राफ बनाऊं, तो लेट्स से आई मेक अ ग्राफ. ओके, ठीक है. दिस इज एनर्जी वर्सेस लेट्स से मैं हाइट बोल देता हूँ. तो हाइट यहाँ पे कितना होगा, 0 होगा. एनर्जी यहाँ पे कितना होगा, 0 होगा. सो नाउ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द टॉप मोस्ट पोजिशन, मतलब ये जो है उसका टॉप पोजिशन है, ठीक है. इसको मैं मार्क कर देता हूँ. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जब हाइट 0 है तो मतलब वो ग्राउंड पे है, ठीक है. तो उसके पास एनर्जी कितनी होनी चाहिए, ग्राउंड पे है तो एनर्जी उसके पास कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए. और रादर वी शुड यस. तो यहाँ पे हाइट इसकी ग्राउंड लेवल पे 0 होगी, तो यहाँ पे उसके पास फिलहाल कोई एनर्जी नहीं है. नाउ एज आई गो ऑन इंक्रीजिंग द हाइट, मतलब हाइट जैसे जैसे मैं इस तरफ लेते जाऊंगा, लेट्स से ये मैक्सिमम हाइट क्या है, h है. तो ये एग्जैक्टली यहाँ पे h/2 आएगा. यस. सो नाउ एज द हाइट गोज ऑन इंक्रीजिंग, उसका एनर्जी एक इंक्रीज होगा. कौन सा होगा, पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज एज द हाइट इंक्रीजेस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाएगा. तो उसका ग्राफ would be something like this, ठीक है. और rather इसको मैं exactly थोड़ा और टेढ़ा बनाता हूँ so that this comes accurate. ओके. तो जैसे जैसे मेरा हाइट इंक्रीज होगा वैसे वैसे मेरा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा. तो दिस ग्राफ इज फॉर पोटेंशियल एनर्जी. ओके. तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास क्या होगा, मैक्सिमम होगा. अब मैं ऊपर पहुंच गया, ठीक है, ऊपर में पहुंच गया. अभी वो ऑब्जेक्ट ऊपर पहुंच गया, अभी वो वापस नीचे की तरफ आ रहा है. तो क्या होगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉप होते जाएगा, ठीक है. लेकिन कौन सा एनर्जी बढ़ते जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है. अब हाइट जैसे जैसे उसका रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है. अगेन दिस द हाइट हैज टू कम डाउन. ओके. एंड द मैक्सिमम हाइट पे एनर्जी मैक्सिमम है. कौन सा है ये, आपका पोटेंशियल एनर्जी है, विच इज इक्वल टू mgh, ठीक है. नाउ लेट्स हैव अ लुक व्हाट हैपेंस टू काइनेटिक एनर्जी. तो वो ऑब्जेक्ट जब नीचे पहुंचने वाला होगा, मतलब ग्राउंड अगर यहाँ पे है, ठीक है, एंड इट इज जस्ट अबाउट टू टच द ग्राउंड, उस टाइम पे उसके पास कौन सा एनर्जी मैक्सिमम होगा, काइनेटिक, ठीक है. और यही ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे मैक्सिमम ऊपर के हाइट पे था, टॉप मोस्ट पोजिशन पे था, यहाँ से जब वो ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है ऐसे, तो उसका ये काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे इंक्रीज, मतलब डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज, आई मीन पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा and the kinetic energy will go on increasing. So the kinetic energy is maximum at what, at height 0. जब ग्राउंड पे पहुंचेगा ये ऑब्जेक्ट, जब गिर के ग्राउंड पे पहुंचने वाला रहेगा, तब इसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा. पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा कब, जब हाइट h होगा, तब उसका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा. Now if I were to plot the kinetic energy का ग्राफ,
सो ये ग्राफ है ना काइनेटिक एनर्जी का बनाता हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, ये यहाँ ये, और बाद में मिनिमम कब हो जाएगा, जब वो हाइट h पे पहुंचेगा. सो दिस ग्राफ इज फॉर काइनेटिक एनर्जी. देखो ना, काइनेटिक एनर्जी जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे पहुंचेगा, रुक जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी एट हाइट h इज जीरो, एनर्जी जीरो है हाइट पे. अब जैसे जैसे हाइट कम हो रहा है, सी इफ यू गो दिस साइड हाइट विल गो ऑन रिड्यूसिंग, तो जैसे जैसे हाइट कम हो रहा है, 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 काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की तरफ पहुंच रहा है. कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा. ठीक है, तो ये जो हाइट h/2 है ना, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, यहाँ पे एनर्जी भी आपका एग्जैक्टली हाफ होगा. दिस विल बी mgh/2 एंड ये कहाँ पे होगा, ये पोजीशन क्या है आपका, h/2 है. देखो जब फुल हाइट है तब mgh है, लेकिन जब हाइट आधा हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, mgh, h की जगह पे h/2 डालोगे तो mgh/2 हो जाएगा ना ये पूरा. तो इसलिए हाइट जब आप मिडवे पहुंचोगे ना, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट, ये टोटल हाइट h है, तो यहाँ पे मिडवे पहुंचोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा आपका h/2 होगा. ठीक है, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से गिर के यहाँ पे पहुंचेगा तब इसका पोटेंशियल एनर्जी भी आधा होगा और काइनेटिक एनर्जी भी हाफ होगा. जो टोटल एनर्जी mgh था वो आधा आधा बढ़ गया, आधा काइनेटिक में है और आधा पोटेंशियल में. दिस इज ऑल दैट यू नीड टू नो इन दिस ग्राफ. एंड दूसरा चीज जो मुझे बताना था, दैट इज अबाउट कन्वर्जन्स. ठीक है, एनर्जी कन्वर्जन्स. तो एनर्जी को हम लोग मेजर करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स है. हम लोग ने सिर्फ जूल देखा है, ठीक है, बट इन द चैप्टर्स कमिंग नेक्स्ट, जैसे कि आपका रेडियो एक्टिविटी हो गया, फिर आपका दूसरा सब चैप्टर है जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, हाउस होल्ड सर्किट्स हो गया, उसमें एनर्जी को हम लोग डिफरेंट यूनिट्स में मेजर करेंगे. लाइक फॉर एग्जांपल एनर्जी का एक यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यस, एनर्जी इज आल्सो मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. दूसरा है किलो वॉट आर, इसमें भी एनर्जी मेजर होता है. ठीक है, देयर इज वन मोर, एनर्जी इज आल्सो मेजर्ड इन कैलोरीज. आपने सुना होगा, अरे यार ये तेल वाला मत खाया करो, बहुत कैलोरीज होती है. कैलोरीज मीन्स इट इज प्रोवाइडिंग यू विद अ लॉट ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो दैट डज नॉट मीन कि ऑयली खाने से बहुत एनर्जी मिलेगा, इट इज बैड फॉर इट. ओके, सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू क्या होता है. अभी ये आया कहाँ से इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो उसको थोड़ा समझ लेते हैं. सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स कम्स फ्रॉम दिस फंडामेंटल फॉर्मूला फॉर चार्ज. ठीक है, और फॉर यू कैन से पोटेंशियल. तो हम लोग ने 9th स्टैंडर्ड में देखा था कि पोटेंशियल इज इक्वल टू व्हाट, वर्क डन पर यूनिट चार्ज. ठीक है, तो वर्क इज व्हाट, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल. चार्ज की जगह पे Q लिखते थे, Q की जगह पे मैंने E लिखा है ना. व्हाट इज E? E इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो E इंटू V विल बी इक्वल टू वर्क डन. अभी यही वर्क अगर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है तो कहना राइट एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. ठीक है, तो वर्क की जगह पे मैं एनर्जी लिख दूंगा. तो एनर्जी आई कैन ऑल्सो मेजर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वोल्ट्स. तो एक E का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, विच इज हाउ मच, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स. ठीक है, एंड वोल्ट का क्या होता है, वोल्ट ही होता है. ठीक है, सो दिस आई कैन राइट इट एज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स. कूलम वोल्ट जूल बन जाता है. कैसे, ये देखो. ठीक है, इसको मैं Q लिखता हूँ. वर्क potential is work done per unit charge, so therefore work is equal to potential multiplied by charge. ठीक है, potential का है यूनिट V और वोल्ट, और चार्ज का यूनिट होता है कूलम, वर्क का यूनिट होता है जूल. तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, 1 जूल इज इक्वल टू 1 वोल्ट कॉलम, और कूलम वोल्ट और वोल्ट कूलम. तो देखो वोल्ट कूलम की जगह पे मैंने जूल लिख दिया. ठीक है, तो ये इसका कन्वर्जन हो गया. तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻90 जूल्स होता है. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट किलोवाट आवर. ये कहाँ से आया यूनिट. सो इट इज वेरी सिंपल, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम. राइट, तो वर्क का फॉर्मूला
विल बी इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम. पावर का यूनिट होता है वॉट, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड. तो वॉट इज अ वेरी स्मॉल यूनिट. ठीक है, तो वॉट सेकेंड्स में अगर आप एनर्जी मेजर करोगे दिस इज नथिंग बट जूल. 1 जूल इज इक्वल टू 1 वॉट सेकेंड. लेकिन ये बहुत ही छोटा यूनिट होता है इन टर्म्स ऑफ मेजरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेजर करने के लिए वी नीड लार्जर यूनिट्स, क्योंकि हम लोग का कंजम्पशन उतना ज्यादा है, इसीलिए इतने छोटे यूनिट से काम नहीं चलता. तो हम लोग वॉट की जगह पे इसका बड़ा भाई इससे बड़ा यूनिट यूज करते हैं, दैट इज किलो वॉट. एंड सेकेंड्स की जगह पे हम लोग उसका बड़ा भाई यूज करते हैं, दैट इज आर. ठीक है, तो दैट इज हाउ यू गेट किलो वॉट आर. ठीक है, तो अभी मुझे पता करना है कि 1 किलो वॉट आर इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स. तो सी हम लोग ने यहाँ पे देख लिया 1 जूल इज इक्वल टू 1 वॉट इंटू 1 सेकेंड है. ठीक है, अभी किलो वॉट की जगह पे मैं 1000 वॉट भी लिख सकता हूँ. ठीक है, और आर की जगह पे मैं 3600 सेकेंड्स लिख सकता हूँ, बिकॉज 1 आवर हैज 3600 सेकेंड्स. तो ये देखो, ये 36 लिख दूंगा और ये 3 0 और ये 2 0, तो 5 0 इसके बाद. और यहाँ पे वॉट और सेकंड, देखो वॉट और सेकंड क्या होता है, जूल हो जाता है. तो नेक्स्ट स्टेप में ये तो जूल हो गया. अभी ये नंबर में डेसिमल कहाँ पे, यहाँ पे है, तो इसको मैं डेसिमल शिफ्ट करके यहाँ पे लेके आऊंगा 3 और 6 के बीच में. तो कितना जंप्स होगा, देखो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये हो जाएगा 3.6. अभी कभी भी आप लेफ्ट साइड पे जंप कर रहे हो तो आपको यहाँ पे 10 के पावर को +6 से मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब +6 ऐड करना होता है. तो 10⁻6 हो जाएगा जूल्स. ठीक है, तो दिस इज हाउ आई गेट 1 किलो वॉट आर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स. और 1 कैलोरी सबको पता है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल्स. ठीक है, एक्चुअल में ये 4.18 होता है, 186 होता है, लेकिन हम लोग ये कंसिडर नहीं करते, वी राउंडेड ऑफ टू 4.2 जूल्स. ठीक है, इसका कुछ खास अभी जरूरत नहीं है. ये और ये दो इम्पोर्टेंट है, वी लुक इनटू दिस. ठीक है, ये नोट कर लो, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ. ओके, एंड देन विल स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स. सो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले आई होप आप लोगों ने सारे फॉर्मूलाज याद कर लिए हो. नहीं किए हैं तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बना के रख देता हूँ, सो दैट इट इज इजियर फॉर यू टू रेफर. ठीक है, तो सबसे पहले वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा. ठीक है, कॉस 0 इज इक्वल टू +1, कॉस 90 इज इक्वल टू 0 और कॉस 180 इज इक्वल टू -1. ये 3 चीजें ध्यान रखनी है. ठीक है, फिर वर्क के बाद आता है पावर. तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम. पावर इज ऑल्सो इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी. ये मैंने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में बताया था, पावर इज फोर्स इंटू वेलोसिटी. पावर का यूनिट क्या होगा, वॉट होगा. ठीक है, वर्क का यूनिट क्या होगा, जूल. टाइम का यूनिट होगा सेकेंड. ठीक है, पावर इज फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये भी एक फॉर्मूला है. ठीक है, ये फॉर्मूलाज है. फिर दूसरा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh. ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी यू ऑलरेडी नो, इट इज हाफ mv². ठीक है, इसके बाद व्हाट अदर थिंग्स आर वी गोना यूज, वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क एनर्जी थ्योरम सजेस्ट वर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. इसको मैं फाइनल लिख देता हूँ. फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मुझे वर्क देता है. एंड एनी अदर फॉर्मूला दैट वी लर्न अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, हाँ मोमेंटम वाला. तो मोमेंटम इज इक्वल टू √2km. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² अपॉन 2m. p² अपॉन 2m. ठीक है, और इसके अलावा और कोई फॉर्मूलाज है नहीं, इतनी है आई थिंक सो. क्या, ठीक है, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, वो सब तो बेसिक चीजें आई होप पता हो. ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ द न्यूमेरिकल्स.
So we'll start with exercise 2A, and exercise 2A का question number, the first question in exercise 2A, question ये दिया है. Now for those who don't have concise, आप वीडियो को थोड़ा स्लो कर लो, उसका स्पीड स्लो कर लो और क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना. मैं डिक्टेट करूंगा सो दैट आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, एटलीस्ट ध्यान से क्वेश्चन सुन के इंपॉर्टेंट डेटा आप लिख लेना, जो कि मैं भी बोर्ड पे लिखने ही वाला हूँ. ठीक है. अ बॉडी व्हेन एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ 10 kgf, तो मतलब यहाँ पे दिया है फोर्स इज इक्वल टू 10 kgf. ठीक है. इज डिस्प्लेस्ड बाय 0.5 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट दिया है 0.5 मीटर. कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स, तो पूछा है वर्क डन बाय द फोर्स व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो जब डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है ऑफ फोर्स, तो उसमें मैं लिखूंगा इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स. फिर सेकंड दिया है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो व्हेन, ये पहला वाला था. सेकंड है व्हेन थीटा इज 60 डिग्री. ठीक है. और फिर पूछा है व्हेन नॉर्मल टू द फोर्स. थर्ड है व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज नॉर्मल टू द फोर्स, मतलब व्हेन थीटा इज 90. देखो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, फोर्स इस तरफ है, तो दोनों नॉर्मल हुआ कि नहीं एक दूसरे को. ठीक है. तो ये थर्ड वाला केस है, तो आपको पूछा है. तो देखो और इसमें क्या दिया है, एक मिनट. और इसमें वैल्यू दिया है जी का वैल्यू इज 10 न्यूटन पर केजी. गिवन, और क्या दिया है, जी का वैल्यू 10 न्यूटन पर केजी लेना है आपको. ठीक है. तो अभी देखो सिंपल है, वर्क ढूंढना है, तो फर्स्ट केस ये वाला ढूंढ रहा हूं, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो यहाँ पे W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 0 होगा. देखो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा 0 हो जाएगा, कॉस 0 इज 1. ठीक है. तो फोर्स का वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, 10. करेक्ट? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं. फोर्स का SI यूनिट न्यूटन है, इसको kgf से न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. कैसे? तो मल्टीप्लाई बाय 10. तो ठीक है, तो यहां पे लिखना पड़ेगा 10 इंटू 10. जी का वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब जाके SI यूनिट आता है. ठीक है. बाय मल्टीप्लाई बाय जी. ठीक है. तो ये फोर्स और ये 10. ठीक है. F इंटू जी. ओके. डिस्प्लेसमेंट मेरा 0.5 है. ठीक है. और ये तो वैल्यू 1 हो गया. ये कितना हो जाएगा, ये 5 इंटू 50, तो आंसर होगा 50 जूल्स. ठीक है. फर्स्ट कंडीशन में. सेकंड कंडीशन में क्या होगा, F वर्क इज इक्वल टू F इंटू एस इंटू कॉस 60. ठीक है. फोर्स मेरा कितना है, 10 इंटू 10 विच इज 100. डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना है, 0.5. कॉस 60 मेरा कितना है, 0.5 होता है उसका वैल्यू, हाफ होता है, 1/2. कॉस 60 इज 1/2. तो आंसर क्या हो जाएगा, 25 जूल्स. अब थर्ड, व्हेन थीटा इज 90, तो देखो वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस 90 हो जाएगा. तो फोर्स कितना है, 10 इंटू 10, डिस्प्लेसमेंट 0.5, और ये कॉस 90 का वैल्यू इज 0. कॉस 90 इज 0, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, इस केस में नो वर्क विल बी डन. समझ में आया इतना? ये फर्स्ट फॉर्मूला के ऊपर एक बेसिक सा सम था. सो आई होप ये समझ में आ गया. और नेक्स्ट
We'll go on to the next question. ठीक है, आप इसको पॉज करके नोट कर लो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूं तब तक. ओके, सो ये एक्सरसाइज 2A का सेकंड क्वेश्चन है. ठीक है, तो यहाँ पे दिया है बॉय ऑफ मास 40 kg, मतलब मास दिया है अपने को 40 kg, climbs upstairs and reaches the roof at a height of 8 meters in 5 seconds. तो यहाँ पे हाइट दिया है 8 meters और टाइम दिया है 5 seconds. ठीक है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉय. तो आपको पूछा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना है. तो देखो सिंपल है, पहली चीज जो पूछी है वो ये है. ठीक है, दूसरी चीज क्या पूछी है, द वर्क डन बाय हिम अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. तो वर्क डन बाय हिम, उसने कितना वर्क किया है अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी. यहां पे लिख देता हूं अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी. तीसरी चीज क्या पूछी है, तीसरी चीज ये पूछी है द पावर स्पेंट बाय द बॉय. पावर कितना है. ठीक है, और यहाँ पे दिया है g का वैल्यू इज इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, अब सबसे पहले फोर्स ढूंढेंगे. तो फोर्स का वैल्यू क्या होता है, बेसिकली फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉय कितना है. सॉल्यूशन, फर्स्ट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी. ठीक है, तो मास उसका 50 है, ग्रेविटी 10 है, आंसर कितना हो जाएगा 500 न्यूटन हो जाएगा. ठीक है, अब सेकंड चीज देखो क्या बोली है, वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. मतलब देखो बंदा यहाँ पे है, ठीक है, ये ग्राउंड है, यहां से वो यहाँ पे पहुंच गया. ये हाइट कितना है 8 मीटर है. ठीक है, अब जब वो बंदा यहाँ पे पहुंच गया है तो इसके ऊपर फोर्स कौन से डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ग्रेविटी का नीचे की तरफ. ठीक है, तो ये मेरा डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो गया. डिस्प्लेसमेंट मेरा किस तरफ हुआ है, ऊपर की तरफ. ठीक है, एक ऊपर और एक नीचे 180 डिग्री अपार्ट है. ठीक है, तो मेरा वर्क डन कितना होगा, तो वर्क विल बी इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 180 हो जाएगा. 180 कितना होता है, कॉस 180 इज -1. डिस्प्लेसमेंट इस केस में मेरा हाइट है, ये 8 मीटर इतना ही ऊपर गया है, तो इंटू 8. और फोर्स मेरा कितना लगा है 500 न्यूटन का. कितना हो जाएगा 5 8 40 और ये माइनस साइन, -4000 जूल्स. ठीक है, तो वर्क डन यहाँ पे नेगेटिव होगा. ओके, अब तीसरी चीजें देखते हैं. तीसरी चीज क्या है, पावर पूछा है. पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम. वर्क मेरा कितना है 4000 जूल्स है. यहाँ पे माइनस नहीं लूंगा भाई, यहाँ पे सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लेना है. और टाइम कितना दिया है भाई 5 सेकेंड. 5 1 जा 5 800 जा, तो मेरे को पावर कितना मिला, पावर इज इक्वल टू 800 वॉट्स. समझ में आया ये. देखो ये जो क्वेश्चन ऐसे देते हैं ना, तो ऐसे डायग्राम कुछ छोटे मोटे बना लिया करो ताकि खुद को समझ में आए कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है. ओके, इसको पॉज कर लो, विल गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये दिया है कि अब द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 3 किलोवाट एंड इट इज ऑपरेटेड फॉर 10 आवर्स. ठीक है, तो टाइम 10 आवर्स है, पावर 3 किलोवाट है. पूछा है फाइंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर और इन जूल, दोनों में पूछा है. ठीक है, तो सिंपल है. देखो वर्क इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम होता है, तो सेम वर्क की जगह पे मैं एनर्जी भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ. क्यों, दोनों का यूनिट भी सेम है, एक ही चीज है. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम. ठीक है, अब पावर कितना है 3 है, टाइम कितना है 10 है, 3 किलोवाट और 10 आवर्स. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 30 किलोवाट आवर. तो ये मेरा एनर्जी है. अभी मुझे इसको जूल्स में भी कन्वर्ट करना है, तो इसको मैं कैसे करूंगा कि अपने को पता है 1 किलोवाट आवर इज 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स. तो यहाँ पे लिख दूंगा 30 इंटू
3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। अभी 30 इंटू 3.6 करूंगा तो कितना आएगा, 6 3 18 19, ठीक है। 36 इंटू 3 108 इंटू 10⁶ जूल्स। इसको अगर मुझे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये कहता है कि डेसिमल के आगे, यहाँ पे डेसिमल कहाँ पे, यहाँ पे डेसिमल के आगे सिर्फ एक ही डिजिट होना चाहिए, मतलब मुझे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा 2 डिजिट। तो अगर 2 डिजिट में लेफ्ट में शिफ्ट करूंगा, एक देखो ये एक जंप और ये दूसरा जंप, तो मुझे यहाँ पे +2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो दिस विल बी 1.08 इंटू 10⁸ जूल्स। ये मेरा एनर्जी है, ठीक है। मैंने दोनों ढूंढ लिया, इन किलोवाट आवर एंड इन जूल्स। तो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th वाला, नहीं 7 नहीं 8th वाला देखेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे दिया है अ पंप इज यूज्ड टू लिफ्ट 500 kilograms ऑफ वाटर। तो यहाँ पे मास ऑफ वाटर दिया है, कितना है 500 kilograms, ठीक है। अब इसमें पूछा है और इसमें डेप्थ दिया है, फ्रॉम अ डेप्थ ऑफ 80 meters in 10 seconds, मतलब एक कुआं है 80 meters डीप, उसके अंदर से इतना सारा पानी निकालते हैं इन 10 seconds। तो यहाँ पे टाइम दिया है 10 seconds और हाइट दिया है या डेप्थ दिया है आपको 80 meters, ठीक है। आपको पूछा क्या है, पूछा है फाइंड द वर्क डन बाय द पंप। वर्क कितना है बाय द पंप, द पावर एट विच द पंप वर्क्स, मतलब पावर पूछा है पंप का। तीसरी चीज पूछी है पावर रेटिंग ऑफ द पंप इफ इट्स एफिशिएंसी इज 40%। अभी पूछा है पावर व्हेन एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी का सिंबल है, इज इक्वल टू 40%, ठीक है। और यहाँ पे दिया है जी का वैल्यू 10 meters/s² लेना है। तो अभी देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अभी मुझे वर्क ढूंढना है, तो वर्क देखो, अगर एक वेल है ऐसा, ठीक है, इसके यहाँ से मैं पानी ऊपर निकाल रहा हूँ, तो वर्क मेरा क्या होगा, वो पानी का मैं पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहा हूँ, नीचे से ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो वर्क डन विल बी नथिंग बट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि है अपना mgh। मास कितना है 500 इंटू जी कितना है 10 मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितना है 80, 5 8 जा 40, 1 2 3 0 और ये 4 ना, मेरे 5 8 जा 40 लिख दिया, 2 3 और 1 4, 2 3 और 1 4, हाँ इतना जूल्स वर्क होगा। इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, 4 1 2 3 4 5, 4 इंटू 10⁵ जूल्स है वर्क, ठीक है। अब पावर कितना पूछा है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सब, ध्यान देके आओ, ठीक है। वर्क मेरा कितना है 4 इंटू 10⁵ और टाइम मेरे को कितना दिया है 10 सेकेंड्स दिया है, तो 4 इंटू 10⁴ हो गया वॉट्स, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 को ऐसे लिखा, इसको मैं 10 लिख देता हूँ, इंटू 10⁵ लिख देता हूँ, तो ये 10⁵ को मैं किलो लिख सकता हूँ ना, और 4 इंटू 10 क्या हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा 40 किलो वॉट। देखो 10⁴ को मैंने स्प्लिट किया है, इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻3, समझ में आया, ये स्प्लिट किया है ताकि मैं 10⁵ को किलो लिख सकूं, और ये 10 इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 40 किलो वाट। तो ये मेरा पावर है, ठीक है। अब पूछा ये पावर मेरा 100% एफिशिएंसी है, अज्यूम कर रहा हूं कि जितना भी पंप ने जोर लगाया वो सारा का सारा एनर्जी वो पानी को उठाने में यूज हो गया। अब इन प्रैक्टिकलिटी, इन रियल लाइफ आपने जितना एनर्जी लगाया ना, उसमें से सारा का सारा एनर्जी वो पानी को ऊपर लाने में यूज नहीं होगा, थोड़ा बहुत एनर्जी आपका वेस्ट चला जाता है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी कितना है 40%, मतलब अगर समझ लो उसने 100 वॉट का पावर है उसके पास, ठीक है, 100 वॉट का पावर है, तो एक्चुअल में वो पंप कितना वॉट का पावर दे रहा है 40%।
मतलब 100 का सिर्फ 40%, दैट इज 40 वॉट्स। अभी ये इसका 100% एफिशिएंसी है, ठीक है, ये इसका 100% एफिशिएंसी पे 40 किलोवाट का आपको पंप चाहिए जो कि ये काम कर सके, 500 केजी पानी 80 मीटर्स नीचे से ऊपर लाके दे सके इन 10 सेकेंड्स, ठीक है, वो 40 किलोवाट का ही पंप कर सकता है। लेकिन अज्यूम मैं ये करता हूं कि अगर पंप का पावर कितना होगा, अगर एफिशिएंसी 40% है तो कैसे करोगे इसका कैलकुलेशन? देखो सिंपल है, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ठीक है। आई होप ये 6th वाला क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो देखो अभी हम लोग को क्या ढूंढना है, पावर ढूंढना है, कब? जब एफिशिएंसी उसका 40% है। तो ये 40% क्या है? ये 40% आपका एफिशिएंसी है। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? एफिशिएंसी इज आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। कोई भी चीज का, वर्क का एफिशिएंसी ढूंढोगे तो वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट, पावर का एफिशिएंसी ढूंढोगे तो पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट, ठीक है। तो वो एक्चुअल में वो पंप कितने वॉट का है? 40 किलोवाट का है, लेकिन काम कितने का कर रहा है? सिर्फ 40% ऑफ दिस। तो आउट पावर इनपुट हम लोग कितना दे रहे हैं? 40%, ये मतलब 40 किलोवाट, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट मैं ऐसे ही लिखता हूं, इनपुट मेरा कितना है भाई? 40 किलोवाट का, तो 40 इंटू 10⁻³ लिख देता हूं मैं वॉट्स, ठीक है। और यहाँ पे एफिशिएंसी हम लोग को कितना दिया है? 40%। तो एफिशिएंसी की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? 40%। तो परसेंट नहीं लिखना है तो मैं डिवाइड बाय 100 लिख दूंगा, ठीक है। तो अभी देखो 2 0 यहां से कट गया और एक 10 बच गया, ठीक है। अभी ये एक मिनट यहाँ पे कुछ गलती किया है, सो वेट, कहाँ गया यार? कपड़ा कहाँ रख दिया? सॉरी, ये हमारा एक्चुअल में आउटपुट है, ठीक है, ये हमारा आउटपुट पावर है। तो देखो एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। आउटपुट मेरा कितना है? 40 किलोवाट, 40 किलोवाट ना, तो किलो को इंटू 10⁻³ लिख देता हूँ, ठीक है, अपॉन इनपुट पावर मुझे नहीं पता। एफिशिएंसी मेरा कितना है? 40% है। अभी देखो प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है ना कि जब मैं एफिशिएंसी बोलूं कि 40% एफिशिएंसी है, तो अभी मैं क्या करूंगा? अभी जैसे कि मैं लास्ट ईयर का एग्जांपल देता हूँ। लास्ट ईयर मई में जब मेरे को डेंगू हुआ था, जब जस्ट उसके पहले हम लोग के बिल्डिंग में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। प्रॉब्लम ये था कि बिल्डिंग के ऊपर का जो टैंक है, जो कि पूरे बिल्डिंग का पानी स्टोर करता है, उसमें एक बहुत बड़ा क्रैक आ गया था। और ऐसा था कि रात को हम लोग 2-3 बजे अचानक से शोर की वजह से उठ गए एंड हम लोग ने ये देखा कि हम लोग के ऊपर वाले फ्लोर पे सब लोग चिल्ला रहे थे क्योंकि सबके घरों में पानी घुस गया था। तो हुआ ये था कि वो टैंक का पानी लीक हुआ था, वो पूरा टेरेस पे भर गया, टेरेस से वो स्टेयरकेस से होते हुए बाकी सब लोगों के घरों में घुस गया था एंड वो पानी सेकंड फ्लोर पे भी आ गया था। बाय द टाइम वो टैंक पूरा खाली हुआ, आसपास के पूरे इलाके में हम लोग के बिल्डिंग का पानी पूरा रोड्स पे फैल गया था। तो अभी प्रॉब्लम ये हुआ था कि अभी इफ द ऊपर वाला टैंक अगर खराब है, आप यूज नहीं करोगे, मतलब अगर यूज नहीं कर सकते बिकॉज इट इज लीकिंग, तो आपके घर के नलों में पानी नहीं आएगा बिकॉज म्युनिसिपैलिटी का पानी नीचे आता है, ग्राउंड फ्लोर में जो अंडरग्राउंड टैंक होता है उसमें आता है। हम लोग के बिल्डिंग में एक इलेक्ट्रिक मोटर होता है, जो इलेक्ट्रिक मोटर उसको ऊपर वाले टैंक में पंप करता है पानी को एंड फिर विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी वो ऊपर वाले टैंक से हम लोग सबके घर में आता है। अब ऊपर वाला टैंक को तो आप यूज ही नहीं कर सकते बिकॉज इट इज लीकिंग, उसमें रिपेयर वर्क चल रहा था जिसको ऑलमोस्ट 1 महीना लगा। तो 1 महीने तक हम लोग सोचे कि यार नीचे जाके बाल्टी भर भर के लाना पड़ेगा, तो 3 फ्लोर्स 4 फ्लोर्स
कितना फ्लोज आप ऊपर भर भर के जाओगे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो हम लोग ने ये किया कि वी बॉट अ पंप, ठीक है। तो हम लोग ने ये सोचा कि एक पंप ले लेते हैं, उसके साथ एक बहुत लंबा जो कि 5-6 फ्लोर्स तक का पाइप हो वो कनेक्ट कर देंगे, और हम लोग पंप को ऑन करके नीचे वाले टैंक से हर एक घरों में जिसको भी जो भी बाल्टी में भरना है पानी उसको रोज दे देंगे करके। तो वी हैड डिसाइडेड, हम लोग ने वॉलंटियर डिसाइड कर लिए थे कि आज भाई एक बंदे का ड्यूटी है, वो सबके घर पे पानी पाइप लेके जाएगा, फिर अगले दिन दूसरे बंदे का, तो वैसे करके किया था। तो वो टाइम पे जब पाइप खरीदना था और पंप खरीदना था, तो पंप का कैपेसिटी क्या होना चाहिए, दिस वाज द क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था कि पंप क्या कितना स्ट्रेंथ होना चाहिए ताकि वो 4 फ्लोर्स तक की हाइट को लेके जाए। तो अभी हम लोग पंप वाले की दुकान पे गए, तो हम लोग ने बोला ऐसा ऐसा पंप चाहिए। तो उसने बोला कि आपका रिक्वायरमेंट कितना है, तो मैंने बोला कि चलो 1 किलोवाट का पंप चाहिए मुझे, मतलब दैट इज 1000 वॉट्स का। तो उसने मुझे 1500 का दिया। तो मैंने बोला नहीं मेरा रिक्वायरमेंट 1000 का ही है। तो बोलते नहीं सर, आप ज्यादा कैपेसिटी का लो, क्योंकि ये पंप्स का एफिशिएंसी इज अराउंड 80%। दिस इज अ रियल लाइफ सिचुएशन। मतलब क्या, अगर आप 1000 वॉट का मैं पंप लेके आता था ना, तो वो सिर्फ उसका 80% ही आउटपुट दे पाता था। इसका मतलब क्या है कि वो सिर्फ 800 वॉट्स ही पावर मुझे दे पाता था, 200 वॉट्स उसका गायब हो जाता था, उसका फ्रिक्शनल लॉसेस ये वो, उसके वजह से उतना आउटपुट नहीं दे पाता था। तो उसने मुझे ये सजेस्ट किया कि आप 1500 का लोगे, उसका 80% कैलकुलेट करोगे, तो उसमें आपको 1000 वॉट्स तो शॉर्ट पावर आउटपुट मिलना ही मिलना है। तो दैट इज व्हाट, तो ये जो पावर है ना, ये पावर से आपने इतना पानी ऊपर खींच लिया इतने टाइम में, तो दैट मीन्स ये आपका आउटपुट पावर है, ये अपना पावर आउटपुट है। तो इसका मतलब जो पंप एक्चुअल में हम लोग ने यूज किया था वो इससे भी ज्यादा बड़ा होना चाहिए, मतलब ज्यादा बड़ा कैपेसिटी का होना चाहिए। तो ये मेरा पावर आउटपुट है, और 40% एफिशिएंसी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 40% की जगह पे 40/100 लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा पावर आउटपुट है, ये मेरा पावर इनपुट है। तो अभी मुझे इनपुट पावर ओरिजिनली कितना होना चाहिए था वो पंप का, कंसिडरिंग 40% एफिशिएंसी। तो देखो कैसे होएगा, ये 40 और ये 40 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पावर इनपुट को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, पावर इनपुट यहाँ पे चला गया, पावर इनपुट इज इक्वल टू 100 इंटू 10⁻³ कितना हो जाएगा, इसको मैं 100 इंटू 10⁻³ वॉट, मतलब क्या हो जाएगा, ये 100 किलो वॉट का, 10⁻³ को मैंने किलो लिख दिया, ठीक है। तो ये मेरा ओरिजिनल पंप का कैपेसिटी कितना होना चाहिए था, 100 किलोवाट, लेकिन वो काम कितने का करता है, सिर्फ 40 का ही करता है, 40% उसका एफिशिएंसी है। तो अभी आप लॉजिक समझो, अगर मैं ये हाइट का पानी, मतलब जमीन के 80 फीट नीचे से पानी को अगर ऊपर लेना था, तो मैंने कैलकुलेट किया कि भाई 40 किलोवाट का पावर पंप अपने को चाहिए। तो मैं जाके दुकान वाले को बोलता था कि भैया मुझे 40 किलोवाट का पंप दे दो। तो अगर वो मुझे 40 किलोवाट का देता था और उसका एफिशिएंसी अगर 40% रहता था, तो ये इसका भी 40% देता था मुझे, तो मतलब मेरा काम नहीं हो पाता था। इसीलिए मुझे 40 किलोवाट से ज्यादा कैपेसिटी का लेना पड़ेगा पंप, तब जाके मुझे कंफर्म होगा कि भाई अगर 100 का लूंगा तो 40 तो कंफर्म देगा ही देगा, क्योंकि इसका एफिशिएंसी 40 है, तो 40% मिलना है, तो 40 किलोवाट मिलेगा, जो कि मेरा रिक्वायरमेंट है, तो मेरा काम हो जाएगा। तो इसलिए माय पावर इनपुट विल बी 100 किलो वॉट्स। समझ में आया ये, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये आप इतना नोट कर लो एंड विल गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइज 2A का 9th क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें दिया है ऑक्स can apply a force maximum of 1000 newtons. It is taking part in a cart race which is able to pull it at a constant speed of 30 meters per second. तो आपको वेलोसिटी दिया, आपको फोर्स दिया और पूछा है कि वो बुलक का पावर कितना है। तो हम लोग ने पहले ही लिखा था पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी करता हूँ, पावर मेरा फोर्स मेरा कितना है, 1000 है, सॉरी, तो ये 1000 इंटू 30 होना चाहिए था, मैंने उल्टा लिख दिया, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 30, वेलोसिटी मेरा 30 है, 1000 को मैं किलो लिख देता हूँ, 30 ऐसे का ऐसा, तो पावर मेरा कितना हो जाएगा, 30 किलोवाट का पावर है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बहुत छोटा था, एक लाइन में ही हो गया। विल गो टू क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? अ बॉय ऑफ वेट 40 kgf, तो यहाँ पे वेट दिया है इज इक्वल टू 40 kgf, इसको मैं वेट लिखता हूँ WT। ठीक है, अभी आपको पता है वेट इज अ फोर्स, और फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। तो ये kgf है तो नहीं चलेगा, तो हम लोग न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे g का वैल्यू दिया हुआ है 10, तो मैं 10 ही ले लेता हूँ। तो 40 मल्टीप्लाइड बाई 10 विच इज इक्वल टू 400 न्यूटन्स, ये इसका वेट है। वेट का मतलब ये होता है मास इनटू ग्रेविटी, हाँ याद रख लो। ठीक है, तो यहाँ पे mg का वैल्यू 400 आपको ऑलरेडी डायरेक्टली दे दिया है। अब देखो क्या बोला है, ही क्लाइम्स अप 15 स्टेप्स ईच ऑफ 15 सेंटीमीटर हाइट। तो हाइट ऑफ ईच स्टेप कितना है? 15 सेंटीमीटर्स, और ऐसे कितने स्टेप्स कंटिन्यूसली ये क्लाइम करता है? दैट इज 15। तो n इज इक्वल टू 15, n इज द नंबर ऑफ स्टेप्स, देयरफॉर टोटल हाइट कितना हो जाएगा? विल बी इक्वल टू n इंटू h। तो ये कितना, n कितना है? 15 इंटू 15 सेंटीमीटर्स, तो ये कितना हो जाएगा? 225 सेंटीमीटर्स। 15 का स्क्वायर इज 225। अभी इसको मैं मीटर्स में कन्वर्ट करता हूं क्योंकि हम लोग सब SI यूनिट में ही रखते हैं। तो दिस विल बी 2.25 मीटर्स, डिवाइड बाय 100 करना होता है। ठीक है, मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो मुझे हाइट पता चल गया कि भाई वो 2.25 मीटर्स ऊपर जा रहा है। अब एक लड़की है जिसका मास इज 20 kgf। अभी वेट ऑफ बॉय, इसको WB लिख देता हूं, और वेट ऑफ गर्ल कितना है? 20 kgf है, मतलब कितना हो जाएगा? 200 न्यूटन है। ठीक है, कैसे? ये इंटू g करूंगा इसको, जैसे यहाँ पे किया इंटू 10, तो 200 न्यूटन आएगा। और ये स्टेप्स, ये लड़की भी इतने ही स्टेप्स क्लाइम करती है। अभी बॉय को टाइम लगता है, टाइम टेकन बाय बॉय इज इक्वल टू कितना है भाई? 10 सेकेंड्स, एंड टाइम टेकन बाय गर्ल कितना है? 5 सेकेंड्स दिया है। ठीक है, आपको क्या करना है? कंपेयर द वर्क डन एंड द पावर डेवलप बाय देम। अभी कंपेयर, दोनों का कंपैरिजन करना है पावर का। कभी भी वर्ड कंपेयर आया ना, मतलब समझ लेना है कि आपको रेशियोज पूछा है। तो पूछा है रेशियो ऑफ वर्क डन ऑफ बॉय अपॉन वर्क डन बाय गर्ल, कितना होगा? ठीक है, दूसरा है पावर ऑफ बॉय अपॉन पावर ऑफ गर्ल। ठीक है, ये कितना होगा? ठीक है, तो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। तो वर्क डन बाय बॉय अपॉन वर्क डन बाय गर्ल, इसका क्या होगा? m इंटू जी इंटू एच अपॉन m इंटू जी इंटू एच। ठीक है, अब हाइट तो दोनों ही सेम ऊपर किए है, सेम ऊपर ट्रेवल किया है, बिकॉज दे हैव क्लाइम्ड द सेम नंबर ऑफ स्टेप्स, तो दोनों का हाइट तो सेम हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब मास इंटू ग्रेविटी, मास इंटू ग्रेविटी, ग्रेविटी भी दोनों का सेम है। अभी दोनों का मास में अगर kgf में भी सब्स्टिट्यूट करता हूं तो भी देखो क्या होगा? 40 kg, मतलब मास, अगर देखो वेट 40 kgf है, इसका मतलब क्या है? मास ऑफ बॉय कितना होगा? 40 kg, और यहाँ पे मास ऑफ गर्ल कितना होगा? 20 kg। kgf में से f निकाल दो, kg इज द मास, तो ये कितना हो जाएगा? 40 अपॉन 20, 2:1। ठीक है, तो ये हम लोग को मिल गया वेट ऑफ बॉय अपॉन वेट ऑफ गर्ल इज 2:1। अब पावर देखो, पावर कितना होगा? सो ये पहला था। सेकंड, पावर टेकन, पावर ऑफ बॉय डिवाइडेड बाय पावर ऑफ गर्ल। ठीक है, बॉय ने सेम वर्क कितने टाइम में किया? रेशियो ऑफ वर्क्स ले लूंगा। ठीक है, दोनों का वर्क, तो इसका वर्क डन कितना होगा? देखो 200, इसका वर्क डन कैसा होगा पता है? mgh अपॉन टाइम टेकन बाय बॉय, पावर इज वर्क अपॉन टाइम, इसका भी अपॉन टाइम टेकन बाय गर्ल। अब इसको मैं जब सॉल्व करता हूं तो दिस इज द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर,
तो इसको अगर मैं मल्टीप्लीकेशन में लिखता हूँ ना तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो देखो कैसे हो जाएगा, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। ये मास किसका है, मास ऑफ बॉय है, और ये मास ऑफ गर्ल है, ठीक है। इसको भी कैपिटल जी लिख देता हूं, अपॉन टाइम टेकन बाय गर्ल बॉय सॉरी, मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन बाय गर्ल, ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे मास ऑफ गर्ल इंटू जी इंटू एच। अभी देखो जी एच सेम है, कैंसिल हो जाएगा। मास ऑफ बॉय अपॉन मास ऑफ गर्ल कितना आया था, हम लोग ने अभी अभी देखा। यहाँ पे मास ऑफ बॉय अपॉन मास ऑफ गर्ल 2:1 है। तो ये इसका और इसका रेशियो का वैल्यू क्या है, 2:1, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इंटू टीजी अपॉन टीबी। टाइम टेकन बाय गर्ल का वैल्यू कितना है, टाइम टेकन बाय गर्ल 5 सेकेंड्स, टाइम टेकन बाय बॉय 10 सेकेंड्स। 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 1 जा, आंसर क्या आएगा 1:1, पावर ऑफ बॉय अपॉन पावर ऑफ गर्ल का रेशियो। समझ में आया ये? इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें ज्यादा कुछ डिफिकल्ट करना था नहीं, सिर्फ आपको रेशियोज लेने थे। तो मैंने रेशियोज लेते गया और सॉल्व करते गया, जो जो कैंसिल हो गया उसको कैंसिल कर दिया और मुझे आंसर आ गया। कभी भी वर्ड कंपेयर आया तो मतलब समझ जाओ कि आपको रेशियोज पूछ रहे हैं, ठीक है। इतना नोट कर लो एंड विल डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज विच इज क्वेश्चन नंबर 16। So question number 16 क्या बोलता है, a boy takes 3 minutes to lift 20 liters water bucket from 20 meter deep well। तो डीप वेल कितना है 20 मीटर्स का, तो मतलब आपको हाइट दिया है 20 मीटर्स, ठीक है, एंड ही टेक्स 3 मिनट्स, तो टाइम कितना दिया है 3 मिनट्स। तो अभी आपको भी पता है मिनट्स इज नॉट द एसआई यूनिट, तो हम लोग इसको पहले ही सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कैसे करोगे, 1 मिनट में 60, तो 3 मिनट में 3 इंटू 60 विच इज 180 सेकेंड्स, ठीक है। तो टाइम टेकन इतना है। अब ये टाइम टेकन बाय बॉय है, तो इसको मैं बॉय लिख देता हूं, टाइम टेकन बाय बॉय। और क्वांटिटी मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया है, ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम लिख देता हूं। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है 20 लीटर्स दिया है, ओके। अब आगे देखो क्या होता है, while his father does it in 2 minutes, तो मतलब टाइम टेकन बाय his father is 2 minutes which is equal to 120 seconds, ठीक है। टाइम टेकन बाय फादर इज 120 seconds, टाइम टेकन बाय बॉय इज 180 seconds। अब आपको पूछा ये है कंपेयर द वर्क डन। अभी देखो दोनों भी अगर 20 मीटर ही पानी को ऊपर लेके आ रहे हैं एंड द सेम क्वांटिटी, तो दोनों का वर्क डन सेम होना चाहिए ना। तो देखो पूछा क्या है, वर्क डन, कंपेयर द वर्क डन, तो वर्क डन अपॉन ऑफ बॉय अपॉन वर्क ऑफ फादर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये पूछा है। सेकंड ये पूछा है हाउ मच वर्क ईच डज। पहले तो कंपेयर देयर वर्क, कंपेयर देयर पावर ऑल्सो, मतलब पावर ऑफ बॉय अपॉन पावर ऑफ फादर, ये भी पूछा है। फिर पूछा है इंडिविजुअली उन लोग कितना वर्क किया है, नहीं इंडिविजुअली पूछा नहीं, हाँ हाउ मच वर्क ईच डज, तो मतलब डब्ल्यू भी अलग से पूछा है और डब्ल्यू एफ भी पूछा है, वर्क डन बाय फादर भी पूछा है। आपको दिया है डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1000 kg मीटर क्यूब -3, ठीक है। एंड ग्रेविटी का वैल्यू जी का वैल्यू दिया है आपको यहाँ पे 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखो, पहले तो इंडिविजुअल वर्क ढूंढ लेते हैं। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे सादा वाला, यहाँ पे कॉस थीटा वाला पंगा नहीं लेना, ठीक है। फोर्स कितना है वी डोंट नो, तो वील पुट मास इनटू ग्रेविटी, ओके।
इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है आपका h है, हाइट, ठीक है। अब मास मुझे नहीं पता, मुझे वॉल्यूम पता है, ठीक है ना। 20 लीटर्स दिया है और डेंसिटी मुझे पता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, तो मुझे लीटर्स टू मीटर क्यूब का कन्वर्जन पता करना होगा कि भाई कितना होता है। तो ना सी 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये 1000 को ऐसे ही लिख देता हूँ 10⁻3, सेंटीमीटर को मैं 10⁻2 मीटर्स लिख देता हूँ और उसका क्यूब, सेंटीमीटर इज 10⁻2, उसका क्यूब, तो यहाँ पे भी क्यूब। अब ये क्यूब अंदर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये 1000 बाहर का ऐसे का ऐसा, दिस विल बी इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब, तो क्या हो जाएगा 10⁻3 मीटर क्यूब। ये 1 लीटर है, तो देयरफॉर 20 लीटर का वॉल्यूम इन मीटर क्यूब क्या हो जाएगा, तो 20 लीटर्स का हो जाएगा 20 इंटू 10⁻3 मीटर क्यूब हो जाएगा ये, ठीक है। अब मेरे पास मीटर क्यूब में आ गया वॉल्यूम। अब मुझे मास ढूंढना है, तो मास का हम लोग को पता है, सीधे देखो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो देयरफॉर मास विल बी इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो इसकी जगह पे मैं डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम लिख देता हूँ इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, ठीक है। अभी डेंसिटी मेरा कितना है 1000 है, तो ये 10⁻3 हो जाएगा। वॉल्यूम मेरा कितना है 20 इंटू 10⁻³ है। ग्रेविटी मेरा कितना है 9.8 है। हाइट मेरा कितना है 20 मीटर्स है, राइट। देखो अभी देखो ये 10⁻3 10⁻³ कैंसिल हो गया। 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 9.8 करना है, तो 4 8 कितना होता है, 4 8 32.3 कैरी, 4 9 36 प्लस 9 इज 39, ठीक है। और ये 2 0 इसके साथ मल्टीप्लाई मतलब 100, तो ये कितना हो जाएगा 3920 जूल्स। ये तो वर्क है। नाउ वर्क डन बाय द फादर एंड वर्क डन बाय द सन विल बी द सेम, क्योंकि दोनों भी सेम मास और सेम हाइट से वो पानी को उठाया है उन्होंने। तो therefore I will say that which is this work is also equal to work of father, also equal to work of boy, ठीक है। तो ये अगर दोनों इक्वल रहेंगे तो दोनों का रेशियो क्या होगा 1:1, therefore work done by boy upon work done by father will be equal to 1:1। तो ये मुझे पहले पता चल गया। अब पावर पूछा है, तो पावर ऑफ बॉय अपॉन पावर ऑफ फादर इज इक्वल टू वर्क ऑफ बॉय अपॉन अपॉन टाइम टेकन बाय बॉय अपॉन वर्क ऑफ फादर अपॉन टाइम टेकन बाय फादर। अब ये डिवीजन को मैं मल्टीप्लाई में करूंगा ना, तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। So this will be equal to what? Work of boy upon time taken by boy multiplied by time taken by father upon work of father। अभी WB upon WF तो 1:1 है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों का सेम ही है, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। टाइम टेकन बाय फादर कितना है, इसको मैं मिनट्स में भी लूंगा तो भी अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो टाइम टेकन बाय फादर इज 2 मिनट्स एंड टाइम टेकन बाय सन कितना है 3 मिनट्स। तो सीधा सीधा रेशियो ही आ गया, पावर ऑफ बॉय अपॉन पावर ऑफ फादर कितना है 2:3, ठीक है। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ एक्सरसाइज 2A। बाकी के जो क्वेश्चंस मैंने नहीं किए वो समवट सिमिलर है। आई वांट यू टू ट्राई बेस्ड ऑन दीज फॉर्मूलाज ओनली, तो कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो आप ये नोट कर लो, बाकी का 2A एक्सरसाइज खत्म कर लो। नाउ वील मूव ऑन टू द एक्सरसाइज 2B, ठीक है। इतना कर लो आप।